कवि राजेंद्र जी बहुत फेमस हो चुके थे। उनकी कविताएं यूट्यूब और टीवी पर खूब चल रहे थे। आज उनको एक होटल के उद्घाटन के लिए जाना था। वहाँ बड़े बड़े टीवी चैनल वाले उपस्थित थे। हर टीवी चैनल पर उनके बारे में ही बातें हो रही थी, क्योंकि इतने वृद्ध होते हुए भी उन्होंने जो मुकाम हासिल किया था वह काबिलिए तारीफ था। उनके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। मम्मी पापा इधर आओ, यह देखो टीवी पर कौन आया है। क्या हुआ कुहू बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? माँ यहाँ तो देखो, दादाजी टीवी पर। ओ माय गॉड, यह और टीवी पर जरूर कुछ लफड़ा किए होंगे। यहाँ कैसे आ गए? कार्तिक भी अपने पिता को देखकर टीवी पर चौंक जाता है और कहता है, अंकिता, यह हमारे घर की थोड़ी दूर पर ही तो यह होटल है और आज ही उसका उद्घाटन होने वाला है। पर पिताजी यहाँ क्यों आए हैं? तभी लाइट चली जाती है और टीवी बंद हो जाता है। ओहो, लाइट को भी अभी जाना था। रुको, मैं अभी पता करके आता हूँ, आखिर माजरा क्या है। यह बुढ़ा वहाँ पर कैसे पहुँचा? होटल के पास पहुंचकर कार्तिक एक व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई साहब, इतना धक्का मुक्की क्यों हो रहा है? वहाँ इतनी भीड़ अचानक से क्यों हो गई? क्या हुआ? कार्तिक ने पूछा। क्यों, आपको नहीं पता कि आज इस होटल का उद्घाटन है और यहाँ के बहुत फेमस कवि राजेंद्र सिंह आए हैं। बस यह भीड़ उन्हीं के लिए है। उस आदमी ने कहा। क्या नाम बताया आपने? कार्तिक ने पूछा। राजेंद्र सिंह। सच में भाई साहब, क्या बोला आपने? कार्तिक ने पूछा। राजेंद्र सिंह, उनकी कविताएं सुनकर तो मुर्दों में भी जान आ जाए। अरे मैं तो सिर्फ उन्हीं से मिलने के लिए 8 घंटे का सफ़र तय करके आया हूँ। उस आदमी ने यह कहा और भीड़ में घुस गया। इधर कार्तिक थोड़ा सा भ्रमित होकर उस भीड़ में घुसता है, क्योंकि उसे यह नाम तो बिल्कुल जाना पहचाना लगा। वह जैसे ही भीड़ में घुसकर राजेंद्र सिंह जी को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कार्तिक हड़बड़ाता हुआ उस भीड़ से निकलकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी अंकिता से कहता है, पता है, तुम विश्वास नहीं करोगी मैंने जो देखा और सुना। मैंने पापा को देखा। कार्तिक ने कहा। क्या पापा जी? वो तो भीड़ में किसी से भीख मांग रहे थे। कहीं उन्होंने आपको पहचान तो नहीं लिया? कहीं आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए ज़्यादा पैसे तो नहीं दे दिए ना उन्हें? अंकिता ने कहा। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वह क्या भीख मांगेंगे, वह तो नोटों की गड्डियों में सो रहे हैं। कार्तिक ने कहा। क्या कह रहे हैं, साफ साफ बताओ। अंकिता ने कहा। जिस होटल में पापा आए हैं वह वहाँ के गेस्ट बनकर आए हैं और उनके हाथों से ही उद्घाटन होगा और टीवी पर जगह जगह यह प्रसारित किया जा रहा है। होटल के पास काफ़ी भीड़ देखी। वह भीड़ किसी कवि का इंतज़ार कर रही थी जिनके लाखों फ़ैन हैं। मैंने जब उनका नाम सुना तो मुझे लगा, क्या यह पापा हो सकते हैं? इसलिए मैं वहाँ रुककर उन्हें देखा तो मैं हैरान ही हो गया। वह पापा ही थे। और उनके बाद जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो और हैरान हो गया। 10 मिलियन फॉलोवर, उनके महीने की कमाई ही लाखों से कम नहीं। कहाँ मैं यहाँ एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ और कहाँ पापा लाखों में खेल रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना इन पैसों के समुंदर में हम भी डुबकी लगा लें। सच में पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कार्तिक ने कहा। आपको लगता है हमारे इतना कुछ करने के बावजूद वह हमें 1 फूटी कौड़ी भी देंगे? मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि पापा जी ऐसा क्या सुना देते हैं जो इतने मशहूर हो गए, और यह सब अकेले कैसे कर गए? अंकिता ने कहा। कार्तिक ने कहा। वह करोड़पति हो या अरबपति, इससे हमें क्या?
कौन सा वह हमें कुछ देंगे। ऊपर से उनको इतना संपन्न देखकर मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। अंकिता ने कहा, तुम चिंता मत करो, अंकिता इकलौता बेटा हूँ उनका। अरे इतना धन दौलत का क्या फ़ायदा अगर उसको भोगने वाला ही कोई ना हो। मैं रो कर गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांग ही लूँगा और फिर अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐश करूँगा। अंकिता ने कहा, अगर उन्हें आपके साथ अपनी दौलत बांटनी ही होती तो वह पहले ही आपके पास आ जाते, यूँ अकेले ही ऐश ना कर रहे होते। अभी तो आपको उनसे मिलने को भी दिया जाएगा या नहीं, पहले तो यह निश्चित कर लीजिए। बड़े आए ऐश करने वाले, अंकिता ने कहा। तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। यह कहकर कार्तिक जाता है अपने पिता से मिलने और गेट पर खड़े गार्ड से कहता है, मुझे राजेंद्र सिंह जी से मिलना है, क्या आप मिलवा देंगे? अपॉइंटमेंट है क्या आपका? गार्ड ने पूछा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, आप जाकर उनसे कहो कि कार्तिक आया है, कार्तिक ने कहा। तो गार्ड जाता है और थोड़ी देर बाद वह वापस आकर कहता है, आपको सर ने अंदर बुलाया है। कार्तिक घर के अंदर जाता है और घर की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह मन में सोचता है, कहाँ मैं एक एक पैसे के लिए तरसता हूँ और कहाँ एक छोटे से पुराने मकान में रहता हूँ और यहाँ पापा का इतना आलीशान घर। तेरी तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई और अब तो बस इस समुंदर में डुबकी लगाने की देरी है। क्या आलीशान सोफ़ा है। चारों तरफ नज़रें घुमा घुमा कर सब चीज़ें देख रहा था कि तभी राजेंद्र सिंह सीढ़ियों से उतरकर आ रहे होते हैं। पापा कैसे हैं आप? वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया, हर जगह बस आपके ही चर्चे हैं। मुझे तो इतना गर्व हो रहा है कि मैं क्या बताऊं, आप मेरे पापा हैं। यह सोचकर ही मैं चौड़ा होता जा रहा हूँ। कार्तिक ने कहा, किस कारण से आप यहाँ आए हैं यह बताइए, लगता है कोई दान चाहिए। इसके लिए आप मेरे पीए से बात कर लीजिए, राजेंद्र सिंह जी ने कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं और वह जायज़ भी है। मैंने जो किया है आपके साथ उसके बाद यह तो बिल्कुल जायज़ है। पर पापा उस वक्त मैं बड़ी ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए वह सब करता रहा। दरअसल इस वक्त भी मेरे हालात वैसे ही हैं। मुझे कैंसर है और अपना इलाज करवाने तक के मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए अपनी मौत को अपने पास आते देख रहा हूँ। बस सोचा कि मर जाऊँ उससे पहले आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। कार्तिक ने कहा, क्या कैंसर? देखो बेटा, सोचा तो था कि तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखूँगा, पर अब तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम अपने इलाज की चिंता मत करो। तुम एक काम करो, अपना परिवार लेकर यहीं आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे। मेरा पीए तुम्हारे साथ जाएगा, कल ही तुम लोग यहाँ आ जाओ। राजेंद्र सिंह जी ने कहा, नहीं पापा, इसे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कल आ जाऊँगा आपके साथ। मैंने इतना कुछ किया फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। अब चैन से मरूँगा कि मेरे बाद मेरा परिवार अकेला नहीं होगा। यह कहकर कार्तिक वहाँ से चला गया। इधर राजेंद्र सिंह जी से उनका पीए प्रेम पूछता है, सर आप तो कह रहे थे कि आपके बेटे ने आपको जलील कर घर से निकाल दिया था, फिर आपने उन्हें शायद उनकी बीमारी का सुनकर। हाँ, अब ऐसे में लोग तो दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। मैंने उसे माफ़ नहीं किया है और ना ही कभी कर सकूँगा, प्रेम से राजेंद्र सिंह जी ने कहा। कार्तिक जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, बस पैसों से मतलब है इसे, और आज भी यह झूठ कह रहा है ताकि यहाँ वह मेरे पैसों पर राज कर सके। मैं इसकी वह सारी बातें ना तो कभी भूला और ना ही कभी भूल सकता हूँ। यह सोचते हुए राजेंद्र सिंह जी अपने अतीत में चले जाते हैं।
पापा पापा कहाँ मर गए, आप जल्दी बाहर आइए, कार्तिक ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ कार्तिक, क्या हुआ? सुना है आपने आज घर का कोई काम नहीं किया, ना ही बाजार गए, ना ही कपड़े धोए और ना ही कुहू को स्कूल से लेने आए। आपको पता है ना यह सब आपका काम है, फिर आप यह सब छोड़कर बिस्तर पर कैसे पड़े हैं? कार्तिक ने कहा। बेटा इतना सब कहा, पर क्या तूने मेरी तबीयत के बारे में जानना चाहा? जिसने तुझे यह सब बताया, क्या उसने मेरी तबीयत का नहीं बताया? बुखार से अभी भी मेरा बदन तप रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। 104 बुखार है, ऐसे में घर का काम कैसे करता? राजेंद्र सिंह जी ने कहा। यह सब बुखार तो बुढ़ापे में लगा रहता है, कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी ही रहती हैं, और वह इस उम्र में होना आम बात है। खाना तो कम तो नहीं कर रहे ना आप? बुखार में भूखे रहते हैं क्या? तो फिर खाना खाएंगे तो काम भी तो करना पड़ेगा। चलिए अब जाकर सारे बर्तन धो लीजिए, कार्तिक ने कहा। मैं तुम्हारी बहू के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, समझे? सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। अभी तो रात हो गई है, ठंड भी लग रही है, मैं सुबह धो दूंगा। बहू मूवी जाने से पहले कुछ खाने को दे दो। सुबह से कमरे में पड़ा था, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। गला भी सूख रहा है, पर काम नहीं किया तो यह सबको होश है। वाह बेटा, राजेंद्र सिंह जी ने कहा। बुखार है ना आपको, फिर खाना मत खाइए। और रही बात बर्तन धोने की, वह तो रात में ही धुलेंगे, अंकिता ने कहा। राजेंद्र सिंह जी कांपते हुए बर्तन धोने लगे और पानी पीकर सो गए। अगले दिन उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और वह बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे। पर वह बुलाते तो किसे? वह खुद उठकर बाथरूम जाना चाहते थे, पर वह 1000 कोशिशों के बाद भी जब उठ नहीं पाते, तब उन्होंने अंकिता को आवाज़ लगाई। वह भी देर रात तक सिनेमा देखकर आई थी, तो सुबह उसकी आंखें देर से खुली। बार बार आवाज़ लगाने पर जब अंकिता नहीं आई, तब तक राजेंद्र सिंह जी बिस्तर गीला कर चुके थे। अंकिता यह देखकर कार्तिक से कहती है, अब तुम्हारे पापा ने हमसे बदला लेने के लिए नया तरीका ढूंढा है। जानबूझकर बिस्तर गीला कर दिया उन्होंने, ताकि मैं परेशान हो जाऊं। कोई बात नहीं, उन्हीं से बिस्तर धुलवाऊंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पापा से ही उनका बिस्तर धुलवाओ। उसके बाद तो यह हमेशा ही ऐसा चलता रहा। कार्तिक और अंकिता जितना हो सके मुझ पर अत्याचार करते थे। जब यह सब करके भी उन्हें चैन नहीं मिला, तो उन्होंने एक साजिश रची मुझसे छुटकारा पाने की। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, हमारे घर में एक कमरे में पानी टपक रहा था, तो इस पर अंकिता ने मुझसे कहा कि जाकर छत पर एक प्लास्टिक लगाकर और छत से सारे कपड़े उठा लाना। मैंने कहा कि इतनी बारिश में मैं यहाँ कैसे कर पाऊँगा, पर मुझे कहाँ पता था कि यह सब तो एक साजिश है। 1000 बार मना करने पर भी अंकिता ने मुझे भेजा। जब मैं ऊपर गया और भीगते हुए प्लास्टिक लगाने लगा था कि तभी मुझे अंकिता ने पीछे से धक्का दे दिया, जिससे मेरा पाँव फिसल गया और मैं छत पर से गिर गया। पर इसे मेरी फूटी किस्मत कह लो या अच्छी बारिश की वजह से नीचे कीचड़ बन गई थी और मैं उस पर ही गिरा। काश कि मैं गिरकर मर जाता, पर उस वक्त मैं मरा नहीं। जरा सी चोट आई बस, जिस पर सबके सामने मुझे पागल साबित कर पागल खाने छोड़ने को कहकर कार्तिक ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। फिर सर आप यहाँ? प्रेम ने पूछा। वह तो मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैठे अपनी भावनाएं किसी को बता रहा था और रो रहा था। पता नहीं किसने मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया और वह वायरल हो गया। मैं तो बस अपने जज्बात बयां कर रहा था, पर इस जज्बात ने मुझे रातों रात कहां से कहां पहुंचा दिया। तब से मैं फेमस हो गया। पर जब आपको आपके बेटे की सच्चाई पता ही है, फिर आपने उसे रहने आने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं
करना चाहिए, प्रेम ने कहा। प्रेम, तुम बस देखो, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। इसे लगता है कि इसने कभी मेरी सुध नहीं ली, तो मैं भी कभी इसकी खबर नहीं रखी। इसकी हर चाल की खबर है मुझे। मैं तो बस इसके यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर देखना कैसे इसे ऊंचाई पर चढ़ाकर सीढ़ियाँ खींचता हूँ। राजेंद्र सिंह जी ने कहा। अगले दिन अंकिता और कार्तिक और उसकी बेटी कुहू आ जाते हैं। तुम अब यहाँ आराम से रहो और बहू, इसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करवाओ। पैसों की चिंता मत करना, पर हाँ, इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र सिंह जी यह कहकर चले जाते हैं। अंकिता, हमारी लॉटरी कैसे लगाई मैंने? अब दोनों हाथों से पैसे खर्च करो। इलाज के नाम पर पैसे लेती जाना, अपने हर शौक पूरे करते रहना। कार्तिक ने कहा। पर कहीं इन्होंने पैसों का हिसाब मांग लिया तो? कहीं इन्हें पता चल गया कि आप बीमार नहीं हैं तो? अंकिता ने कहा। अरे, इन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है कि हमारे खर्चों का हिसाब रखें, और अगर मांग भी लिया तो दिखा देंगे नकली बिल। तुम बेकार की चिंता मत करो और अपने बारे में सोचो। अंकिता, मैं क्या सोच रहा था कि हम अपने मकान को बेचकर अपना पूरा कर्जा मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ रहेंगे तो उस पुराने मकान की क्या ज़रूरत। मकान को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे कर्जदार का कर्ज चुका देंगे, जिससे उनकी परेशानी से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, कार्तिक ने कहा। उसके बाद कार्तिक अपना घर बेच देता है और अपना कर्ज चुका देता है। अब बारी थी राजेंद्र सिंह जी के पैसों पर ऐश करने की। एक दिन राजेंद्र सिंह जी कार्तिक के कमरे में आकर पूछते हैं, बेटा, कैसी तबीयत है? इलाज अभी तक शुरू हुआ या नहीं? पापा, कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट लेने जाना है, पर बिल भरूंगा तब वह रिपोर्ट देंगे। बस उसके लिए आपसे पैसे मांगने आने वाला था। राजेंद्र सिंह ने कहा। ठीक है, दे दूंगा। पहले जाकर गैरेज में पड़ी मेरी गाड़ियों को जरा धो देना। आज मेरी गाड़ियाँ धोने वाला नहीं आया है और मुझे आज बहुत बड़ी जगह पर जाना है। प्रेम, इसे जरा सारा सामान दे देना, सफाई कर देगा। राजेंद्र सिंह जी ने ऐसे कहा। पर पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो पता है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कार्तिक ने चौंकते हुए कहा। देखो बेटा, अब इतने पैसे मुफ्त में तो नहीं मिलेंगे। मैंने तुमसे ही तो सीखा है कि कोई रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के नहीं निभता। अब अपना इलाज करवाना है तो काम भी तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, काम करते रहोगे तो बदन में फुर्ती रहेगी और इलाज जल्दी असर करेगा। राजेंद्र सिंह जी ने कहा। चलें, मैं आपको सारा सामान दे देता हूँ, प्रेम ने कहा। और बहू, तुम जरा रसोई देख लेना। वह क्या है ना, आज मेरा कुक नहीं आया और फिर मैंने सोचा तुम तो हो ही कुक की, अब क्या ज़रूरत। उसे मैंने छुट्टी दे दी है। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, खाना बस इस घर के लोगों के लिए ही नहीं बनना है, बल्कि उसके साथ साथ फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों का खाना भी बनता है। मेरे रसोई में भंडारे से सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा, और कुछ पूछना है तो प्रेम से पूछ लेना। यही कोई 100 लोगों का खाना बनाना है तुम्हें, राजेंद्र सिंह जी ने कहा। 100 लोगों का? पर पापा जी, इतने लोगों का खाना मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? अंकिता ने कहा। देखो बहू, तुम लोगों को इतने पैसे दे रहा हूँ, जितने पैसे से मैं 4-5 कुक तो रख ही लूँ, तो उसे देखते हुए तुम्हें 4-5 लोगों का काम तो अकेले ही करना पड़ेगा ना, राजेंद्र सिंह जी ने कहा। उसके बाद राजेंद्र सिंह जी ने प्रेम को हिदायत दी कि इन दोनों से इतना काम लेना कि रात से पहले इन्हें बैठने तक की फुर्सत ना मिले। प्रेम ने राजेंद्र जी के कहे मुताबिक ही किया। रात को दोनों थककर चूर हो जाते हैं। तब अंकिता कहती है, पापा जी को हम क्या उल्लू बनाएंगे? उन्होंने तो हमें ही उल्लू बना दिया। हमारे किए का हिसाब ले रहे हैं। हमें यहाँ रहने के लिए राजी तो हो गए,
अब हमारा यहाँ के अलावा और कहीं जाने की जगह भी नहीं है। यह इन्हें मालूम है और इसी बात का वह फ़ायदा उठा रहे हैं। हम तो बुरे फंसे यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते और यहाँ हम तो काम कर कर के ही मर जाएंगे। अब हमें यहीं रहना है। छोड़ो ना, पैसे तो मिलेंगे ना, फिर थोड़ा काम करने में क्या दिक्कत, उसके बाद दिल खोलकर खर्च भी तो करेंगे। यह मत भूलो, पापा मेरे इलाज के लिए मुँह मांगे पैसे भी दे रहे हैं, कार्तिक ने कहा। कार्तिक अगली सुबह राजेंद्र सिंह जी से कहता है, पापा मेरा इलाज शुरू करवाना है, पैसे? अच्छा हाँ, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, मैं तो यह मुफ्त में कर रहा हूँ। भला कोई अपने बेटे से पैसे लेता है क्या? राजेंद्र सिंह जी ने कहा, पापा एक कैसी बातें कर रहे हैं आप? पैसे मैं नहीं, आप देने वाले थे मेरे इलाज के लिए, और आप मेरा कौन सा इलाज कर रहे हैं जो मैं आपको पैसे दूंगा? कार्तिक ने कहा, बेटा तूने जो मेरे साथ किया था, कभी वह तुझे सूद समेत लौटा कर तुझे सबक सिखाकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने करने का इलाज कर रहा हूँ मैं। तुझे यह लगता है कि तू ही सबसे ज़्यादा चालाक है और दुनिया में बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। बस तेरी गलतफहमी को दूर करने का इलाज कर रहा हूँ मैं, और तू हमें उल्लू समझने की गलती कर रहा है। तुझे क्या लगा तेरे इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुझे माफ़ कर दूँगा? और मैं तेरी बातों पर विश्वास कर तुझ पर आंखें बंद कर पैसे उड़ाऊं? अब तूने मेरी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा उठाया था, आज मैं उठा रहा हूँ, पर मैं तेरी जैसी हरकत नहीं करूँगा। मानता हूँ यह दुनियादारी बस लेन देन पर ही चलती है, पर तू आज़ाद है। अगर तू यहाँ से जाना चाहे तो जा सकता है। हाँ, अगर यहाँ रहना चाहता है तो मेरी गुलामी पूरी उम्र करनी पड़ेगी। फैसला तुम्हारा है, राजेंद्र सिंह जी ने कहा। कार्तिक अब क्या ही करता, यहाँ से जाता भी तो कहाँ जाता, उसका और कहीं ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह अपना घर कर्ज चुकाने के लिए बेच चुका था। सड़क पर और दर दर भटकने रहने से तो बेहतर था कि कार्तिक और अंकिता इस घर में रहकर राजेंद्र सिंह जी की गुलामी करें। पर राजेंद्र सिंह जी भी उन दोनों से एक नौकर की तरह ही पेश आते थे। इस घर में आकर अंकिता पहले से भी ज़्यादा फंस चुकी थी। ना तो वह मन मर्जी का जी पाती थी और ना ही शॉपिंग पर जाती और ना ही अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती कर पाती, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी 24 घंटे उसे काम में बिजी रखते। वह मन महसूस कर जाती। एक सुबह अंकिता की तबीयत खराब थी। इतना काम करने की आदत नहीं थी। 100 लोगों का खाना बनाना आसान काम नहीं होता। तो वह जैसे उठी तो उसे खूब चक्कर आ रहे थे। वह बिस्तर पर सोई ही रही। राजेंद्र सिंह जी के बार बार आवाज़ लगाने पर वह किचन में न आई तो राजेंद्र सिंह जी खुद कमरे में जाकर लाइट जलाई और बोले, बहू आज मेरे घर में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं और नौकरानी ने छुट्टी ले रखी है, तो खाना बनाने के अलावा तुझे बर्तन भी धुलने पड़ेंगे। इससे जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पर पिताजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ऐसा कोई दिन भी हुआ हो जब तुम खाना ना खाई हो? जब तुम तीनों टाइम का खाना खा सकती हो तो कोई काम क्यों नहीं कर सकती हो? काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, जल्दी करो। अंकिता कपकपाते हाथों से किसी तरह बर्तन धुले और खाना बनाने में जुट गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगे कि कैसे वह बाबू जी पर अत्याचार करती थी। उनके इकलौते बेटे कार्तिक से वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनवाती थी। बीमारी में भी उनसे काम लेने से बाज न आती थी। झुग्गी वालों को खाना खिलाकर जैसे ही अंकिता खाने का एक निवाला मुंह में डालने लगी, तुरंत राजेंद्र सिंह जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अभी और काम बाकी है।
वह कौन करेगा? साफ सफाई कर लो, खाना में हर समय तुम्हारा मुंह चलता रहता है। उसी समय कार्तिक आता है और कहता है, पापा एक तो बेचारी की तबीयत सही नहीं है, ऊपर से इतना काम कराते हो और एक थाली भी आप नहीं धो पाते हो। झुग्गी वालों के लिए आपके मन में इतना प्रेम है और बहू बेटे के लिए इतना जहर भरा हुआ है। यह कहाँ का न्याय है पापा? बेटा यह तेरा ही किया है जो तेरे आगे आया है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बहू से बोलो पहले काम खत्म करें तभी खाना नसीब होगा। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें खाने भी दे रहा हूँ। तुम लोग तो एक गिलास पानी भी पीने को नहीं देते थे। कैसे मुझे पागल साबित करके रोड पर फेंक दिया था। कहकर राजेंद्र सिंह जी अपने कमरे में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खूब तेज बारिश शुरू होती है। राजेंद्र सिंह जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं, बहू जाकर छत से कपड़ा उठा लो, सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा? जाकर कपड़े उठा लो। अरे पिताजी मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं अगर बारिश में गई भीग कर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं यह फालतू का बकवास सुनना नहीं चाहता। हर समय बीमारी का बहाना बनाकर बस बेड पर पड़ी रहना चाहती हो। जाओ जल्दी से काम करो। अंकिता जैसे ही छत पर कपड़ा उतारने जाती है तभी धम से आवाज़ आती है। कार्तिक उसी समय बाजार से लौटता है। जैसे ही छत से धम की आवाज़ आती है वह बौखला कर छत की तरफ भागता है। मन ही मन बड़बड़ाता है, कहीं मेरे पिताजी ने अंकिता को छत से धकेल तो नहीं दिया, जैसा कि अंकिता ने उनके साथ छल से किया था। लेकिन छत पर पहुंचते ही दोनों पति पत्नी अपना माथा पीट पीट कर रोने लगे। यह क्या हुआ? वहाँ तो उनकी बेटी कुहू गिरी पड़ी थी। दरअसल कुहू बारिश में पहले से ही खेल रही थी। बारिश की वजह से कुहू का पैर फिसल गया था और वह छत पर गिर गई। उसे बहुत चोट आई। उसके सर से खून बह रहा था और बेहोश हो गई थी। रोते रोते अंकिता अपने ससुर के पास आई और पैर पकड़कर अपने ससुर से विनती करने लगी, पापा कुहू के सर पर बहुत चोट आई है, देखिए ना यह कुछ बोल ही नहीं रही, डॉक्टर को बुलाइए पापा, प्लीज़ पापा। राजेंद्र सिंह जी चुप रहे, वह कुछ नहीं बोले। कार्तिक भी गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पापा हमारे किए की सज़ा अपनी पोती को क्यों दे रहे हो? वह आपकी जीवन भर गुलामी करेंगे, इसको बचा लीजिए। पापा हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी मदद कीजिए। आप इतना निर्दयी कैसे हो गए पापा? राजेंद्र सिंह जी कहते हैं, बेटा मैं देख रहा था एक माँ बाप के दिल में अपने बच्चे के लिए कितना तड़प होता है और बच्चों के मन में अपने बूढ़े पिता के लिए नफरत। मेरी पोती से कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत लगाव है। राजेंद्र सिंह जी भी कुहू की हालत देखकर रोने लगे और तुरंत अस्पताल में ले जाकर एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने कहा खून ज़्यादा बह जाने से उसे खून चढ़ाना पड़ेगा। अंकिता और कार्तिक का खून मैच नहीं हुआ तो राजेंद्र सिंह जी ने अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए अपना खून दिया। बहुत जल्द कुहू ठीक होकर घर आ गई और दादा के साथ खेलने लगी। अपनी पोती कुहू से राजेंद्र सिंह जी का बहुत लगाव था। कुछ दिनों बाद कुहू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा कर अच्छी शिक्षा दिलवाई। जो कार्तिक और अंकिता ने अपने बूढ़े पिता के साथ किया वह कुहू अपने माँ बाप के साथ ना करे। अंकिता और कार्तिक की आंखें शर्मिंदगी से भरी थी। अपने किए कारनामों को याद कर रहे थे और अब महसूस हुआ कि कितना गलत किया था उन्होंने अपने बूढ़े पिता के साथ। आज वही मुसीबत में काम आ रहे हैं। उन्हें माता पिता की कीमत का एहसास हो गया है। वह दोनों अपने आप को कोस रहे थे। धिक्कार है तुझ जैसे बेटे पर जो दुख में काम नहीं आ सका। कार्तिक राजेंद्र सिंह जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और अपने किए की माफ़ी मांग रहा था, लेकिन राजेंद्र सिंह जी ने उन्होंने माफ़ नहीं किया और राजेंद्र सिंह जी वहां से अपनी कार में बैठकर फंक्शन के लिए निकल गए।
और बेटे बहू उनको बस जाते हुए देखते रह गए। एक समय था जब राजेंद्र सिंह जी मुसीबत से घिरे थे, तब यही बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए थे। आज उनका साथ किस्मत ने छोड़ा तो राजेंद्र सिंह जी ने सहारा दिया था। अब बेटे बहू अपने पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे थे और उन्हें मान सम्मान देते थे, क्योंकि पिता ने उनकी बेटी की जान बचाई थी। वरना कार्तिक और अंकिता के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। खाली समय में राजेंद्र सिंह जी भी अपनी पोती के साथ खेला करते थे, उसके साथ बातें किया करते थे। राजेंद्र सिंह जी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक टीस हमेशा उठती रहती थी, क्या गलती की थी मैंने जो मेरे बेटे बहू ने मेरे साथ ऐसा किया था। तो दोस्तों, राजेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।